जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे जो स्किनर डॉट इन के बेसिस पे हम मार्केट में किस तरह से कुछ यूनिक कंपनी को ढूंढें जो आज भी स्टेबल है, भले ही मार्केट में जो भी सेंटिमेंट है। ऐसी आखिर कौन सी कंपनी रही जहाँ पे बिकवाली का प्रेशर उतनी ज़्यादा नहीं रही। तो हमने आज कुछ चुनिंदे फार्मूला के बेसिस पे कुछ चुनिंदे कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया है। वो सेम फार्मूला आपके सामने भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आखिर हमने किस फार्मूला के बेसिस पे पूरे के पूरे मार्केट से कुछ यूनिक कंपनी को ढूँढा और वो क्या जो ग्रोथ रेट है वो क्या स्टेबल है? क्या उस बिज़नेस में अपॉर्च्युनिटी क्या लगातार बन रही है या नहीं बन रही? आज हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं ऐसे ही फार्मूला बेस्ड और मार्केट की लर्निंग को लेकर के। आखिर इसमें क्या है, क्या-क्या काम करती है और किस तरह से मार्केट में रही है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने फार्मूला की बात करूं तो हमने एक ऐसी कंपनी को चुनने की कोशिश किया मार्केट से जो नियरली की बात करें तो 10% से ज़्यादा उनका सेल्स ग्रोथ हो और साथ में प्रॉफिटिलिटीज का नंबर भी सेम डायरेक्शंस में मूव करती देखी गई, चाहे वो वाई ओ वाई का ग्रोथ था, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ था। मार्केट कैप की बात करें तो हमने 500 करोड़ उससे ज़्यादा बड़ी कंपनी को जिक्र किया है, जो कि छोटी कंपनी को हमने उतनी ज़्यादा पे फोकस नहीं, जिसको हम पेनी स्टॉक की कैटेगरी में 500 करोड़ से कम वाली कंपनी को रखते हैं। यदि हम कंपनी की मार्केट में नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 5000 के आसपास की जिक्र करती है और प्राइस टू अर्निंग को लेकर के देखा जाए तो हमने बहुत ज़्यादा महंगा भी शेयर नहीं देखा है, हमने छोटा सा शेयर देखा है। जो मल्टीपल की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जितनी कर रही है उसके 20 मल्टीपल से ज़्यादा महंगा नहीं देखना। और एक लास्ट हमने कंडीशंस अप्लाई किया था और उसका नाम है, कह सकते हैं कि जो ऑल टाइम जो 52 वीक का हाई की बात यदि करें तो जो रिसेंटली 2024 का जो पीरियड था वो सब कंपनियों के लिए एक लाइफ टाइम हाई पे भी क्रिएट करती देखी गई थी। तो फिलहाल हमने क्या किया, जो 52 वीक की जो हायर प्राइस था उससे आज के मार्केट की रेंज को हमने अवलोकन किया। तो हमने केवल और केवल कहा कि हमें 25% से कम जो मार्केट में गिरा हुआ देखने को मिलता हो स्टॉक फ्रॉम द 52 वीक की हाई से, हमें वैसे ही कुछ स्टॉक चाहिए। तो फिर हमारे सामने इस तरह के कुछ कंपनी का जिक्र करता है, जिसमें केवल मैं भी अचंभित हो गया जी। तो केवल और केवल इस 4000 जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें जो हमने फॉर्मूला के बेस पे फाइंड आउट करने की कोशिश किया, वो केवल और केवल 5 कंपनी निकली पूरे के पूरे मार्केट से। हम तो अचंभित हो गए जी। क्यों अचंभित हुए? चलिए जानने की आपके सामने कोशिश करते हैं। आखिर इन सभी कंपनियों पे बैक टू बैक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या-क्या पहलू दिखाता है, क्या-क्या पहलू कहता है, क्या कहने की कोशिश करता है और इनकी बिज़नेस मॉडल को लेकर के क्या ज़िक्र करता है। सबसे पहले हमने देखा इस तरह के फार्मूला बेस में तो कंपनी का नाम आया कावेरी सीड्स, नंबर 1 कंपनी, जिसमें जो गिरावट है वो केवल केवल 52 वीक के हाई से 13% नीचे ट्रेड करती देखी। दूसरी कंपनी का नाम आया मैंगलोरो केमिकल्स, जिसमें करीब 22% की डिस्काउंट रेट देखने को मिला। फिर आता है श्री पुष्कर केमिकल्स, जिसमें करीब 25% की डिस्काउंट है। फिर चौथा कंपनी का नाम आया घी सी वेंचर्स, जिसमें करीब 19% की डिस्काउंट है। और पांचवी कंपनी जिसका नाम जिंदल ड्रिलिंग की चर्चा। इन पांचों कंपनी को लेकर के हम क्या करने वाले हैं, आज इस लर्निंग में जानने की कोशिश करते हैं। केवल केवल इतना ही नहीं, कुछ और भी पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। जो मार्केट की रेस में यहाँ पे जो बिकवाली ज़्यादा नहीं हुआ फ्रॉम द हायर साइड से, तो क्या आंकड़ा आगे जब मार्केट पुश करेगा तो क्या मार्केट में यहाँ पे खरीदारी बढ़ेगी या यहाँ पे बिकवाली करके दूसरे स्टॉक में खरीदारी तो नहीं होगी, या क्योंकि ये मार्केट की हमेशा एक डॉटफुल रहती है एक आम निवेशकों को लिए। चलिए एक नज़र हम समझने की कोशिश करते हैं इसको भी, आखिर क्या कहना चाहता है, इसको किस अकॉर्डिंगली कहना चाहता है और किस लिहाज से कहना चाहता है। यदि इन पांचों कंपनी की हम बात करें तो हमने पांचों कंपनी की नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो मिनिमम 4% से लेके करीब करीब 33% तक की ग्रोथ रखती है। सबसे पहली कंपनी की जिक्र करने वाला हूं कावेरी सीड्स को लेकर।
जिस पे हमने डिटेल स्टडी किया हुआ है, अब चाहे तो वहां भी जाकर के देख सकते। देखिए, जिस तरह से हमने मार्केट में कहा जो ये ब्रेकआउट करती हुई पाई गई है, वैसा ही डायरेक्शंस हमने यहाँ पाया है। क्या पाया है? वैसा ही डायरेक्शंस हमने पाया है, अर्थात बॉटम टू बॉटम को टच ना करना, बॉटम टू बॉटम को टच ना करना, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना, ये एक नई पहल जिक्र करता। इसकी चार्ट हमने देखा कावेरी सीड्स में, जहां पे ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर भी जिक्र करता है, जो सेल्स में करीब करीब 6% के आसपास रही है, तो दूसरी तरफ 8% के आसपास, तो प्रॉफिट भी करीब 7% स्टेबल रहा। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर भी हम देखेंगे तो ये जिक्र करता है करीब करीब 54%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिन बाय दिन बढ़ती हुई करीब 20% तक एवरेज क्रिएट कर। इस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका नाम कावेरी सीड्स की बात कर रहे हैं, तो कावेरी सीड्स का जो टर्नओवर था वो दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है, करीब करीब 1200 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर टीटीएम के मुताबिक रहा। कंपनी ने 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट भी बुकिंग किया है, और पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे हमने देखा कि कंपैरिजन इसके पीयर्स के मुकाबले में देखा तो आज के टाइम में भी वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से काफी सस्ता जिक्र करता है। जहां पेशी सेगमेंट की कुछ कंपनी, जिसमें से चाहे वो संस्था तार हो या फिर बॉम्बे सुपर हाइपर्स हो, इनके कंपैरिजन काफी सस्ता मिल रहा है। जबकि इनके पीयर्स के कंपैरिजन में देखा गया कि इनका जो रेश है वाई वाई को लेकर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर काफी अच्छी परफॉर्मेंस करती देखी गई। दूसरी कंपनी की जिक्र करने वाला हूं जिसका नाम है मंगलोर केमिकल, और इस कंपनी की यदि बात करें, इस कंपनी में जिक्र करता है कि इस कंपनी की यदि आप वाई ग्रोथ को देखते हैं तो जैसे जैसे हमने देखा कि कंपनी में हमने दोनों को एक ही बार कलेक्ट करके लिया, तो ये समझने की कोशिश किया जो फिलहाल के सिचुएशन में यदि पीयर से कंपेयर करते हैं इस कंपनी को तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिखता, बाकी कंपनियों के आगे काफ़ी सस्ता दिखता है, चाहे वो इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक हो। अब यहाँ पे अच्छी बात ये रही कंपनी में, जो वाई का ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, काफ़ी अच्छी पोजीशन क्रिएट करते देखिए, जहां वाई में कंपनी में 51% से लेकर के 74%, तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 24% से लेकर 117% तक क्या देखी प्रॉफिट का नंबर रिस्पेक्टिवली दर्ज करती पाई गई। जबकि इस कंपनी में पीयर्स के मुताबिक जो परसेंटेज ऑफ गेन था वो भी काफी बेटर रहा, स्टेबल रहा। इस कंपनी में निवेशकों के इंटरेस्ट में एफआईडीआई सबकी भूमिका रही है, जबकि दिसंबर में एफआई की होल्डिंग बढ़ी है। आम निवेशकों के पास भी करीब 30% की होल्डिंग है जो कि समेटती हुई दिखी है, अर्थात यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर का इंटरेस्ट काफी अच्छा खासा बना हुआ है। स्टॉक पी का सवाल को इंडस्ट्रियल पी के सवाल से कंपेयर करके देखा है तो काफी सस्ता दर्ज करता है, अंडर वेटेज की कैटेगरी में आता है। और डिमेरिट की बात इस कंपनी में एक ही है, जो प्रमोटर साहब ने अपनी होल्डिंग को प्लेज करके छोड़ी। केवल डिमेरिट क्या कहता है, इसको इस तरह के शामिल करता है। तीसरी कंपनी की बात करूं जिसका नाम पुष्कर केमिकल है, और वो पुष्कर केमिकल की यदि हम बात करें तो इस कंपनी की चार्ट पे पहले चलते हैं और देखा जाए तो ये देखिए मार्केट में ये बॉटम, और ये बॉटम को क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो शायद यहाँ पे चिंता बन रही है। लेकिन चिंता के साथ सवाल ये है कि क्या ये इस बॉटम को तोड़ के निकली है, तो नहीं, अभी क्या है, अभी स्टेबल है। हाँ, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये मार्केट में अभी सेंटिमेंट खराब और अच्छा दोनों तरफ हो सकता है, रिस्क फैक्टर है। और हमेशा कहते हो कि निवेश कभी भी होता है 2 4 5 सालों के लिए होता है, उसमें आज कुछ हो गया तो फिर क्या कर सकते, कुछ होता नहीं है। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ जो था लगातार दिन बाय दिन बढ़ी है, चाहे 9% से लेकर प्रॉफिट में करीब 50%, तो स्टॉक प्राइस सीजीआर में करीब 75% की रैली रही। रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 8% के आसपास क्रिएट करती पाई गई। तो कंपनी में यदि निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा है तो एफआई ने यहाँ पे बिकवाली किया, डीआई के पास कोई होल्डिंग है नहीं, आम निवेशकों के पास 10% की होल्डिंग में करीब 16-17 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ दिखता है। ये कंपनी किससे डील करती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से डील करती है। और इसका भी यदि आप स्टॉक पी को देखते हैं तो इंडस्ट्रियल के पी के हिसाब से अंडर वेट के श्रेणी में जिक्र करता पाई गई।
हमने पोजीशंस को देखा, प्राइस एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात करें जिसका नाम है घीसी, और घीसी वेंचर्स की बात करने वाला हूं। तो घीसी वेंचर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो कंपनी ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक, सोचिए कितनी बड़ी रैली थी, जो प्रॉफिट दिन बाय दिन बढ़ी है, सेल्स बढ़ा है, स्टॉक प्राइस में लगातार डिमांड बढ़ी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्टेबल है। जबकि आप स्टॉक चार्ट को देखेंगे तो दिन बाय दिन जो लगातार बढ़ती देखने को मिल रहा, वहां पे आकर के एक सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ देखा गया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले अक्सर होता रहता है कि जब भी एक पिक पे होता है तो पिक्स के बाद एक डिस्काउंट रेट पे मार्केट में लेवल होता है, उसके बाद मार्केट दोबारा नए को अपॉर्चुनिटी देती है, तो पुराने अपने पास से प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ऐसा ही आंकड़ा मिलती है। यदि कंपनी की कुछ और पार्ट की बात करें जिसमें निवेशकों के इसमें एफआईडी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, आम निवेशकों के पास 7-8 हजार निवेशकों का इंडेक्स बना हुआ है, 32% की होल्डिंग है। स्टॉक पीई के हिसाब से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक बिल्कुल ही अंडर वेटेज की कैटेगरी में आता है। कई बार तो कंपैरिजन करने के टाइम पे सोचिए, बुक वैल्यू से कितना 110% रैली क्रिएट करता है, जबकि हायर से मार्केट केवल 25% से भी कम मार्केट में टूटा हुआ दिखता है। अब अगर कितना परसेंटेज की बात कर रहे थे इस कंपनी को लेकर के, केवल 19% की ही गिरावट रही है फ्रॉम द लास्ट हायर प्राइस। भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिन ब दिन बढ़ती देखी गई। नेक्स्ट कंपनी जिंदल ड्रिलिंग्स की बात हमने ऑलरेडी किया था, और इसको लेकर के हमने इस कंपनी को डिटेल में स्टडी किया था और आप सबके सामने रखने की कोशिश भी किया था। इस कंपनी का ईयर एंड ईयर बेसिस ग्रोथ जो है दिन बाय दिन बढ़ी है, जिसमें करीब 50% से लेकर करीब 70% तक की रैली हुई है। तो वहीं स्टॉक प्राइस ईजीआर में करीब 44%, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज 4% के आसपास स्टेबल्स है। पीयर्स के कंपैरिजन में जहां जिंदल ड्रिलिंग्स को कंपेयरिंग डॉल्फिन हो या फिर आकाश एक्सप्लोरर हो, इन कभी की कंपनियों के आगे वैल्यूएशंस बिल्कुल ही चीपेस्ट रेटों में जिक्र करता है। तो सामने एक पॉइंट और रखती है कि नेट इनकम मार्जिन को भी देखा है तो कुछ कंपनियों का वजन काफ़ी स्टेबल है, तो कुछ कंपनी से काफ़ी कम है। अच्छी बात यह थी कि वाई ग्रोथ हो चाहे क्यू और क्यू ग्रोथ हो, दोनों एक स्टेबल के साथ अप ट्रेंड के तरफ इशारा देती पाई गई। कंपनी में रिस्क फैक्टर कुछ बात शामिल करती है, कुछ रिस्क के अलावा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा कहती है। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक बिल्कुल ही सस्ता रेटों में है। स्टॉक प्राइस के लिहाज से मार्केट केबल कितना टूटा हुआ दिखता है, फ्रॉम द हायर साइड से केबल टूटा हुआ दिखता है, 11% की बात शामिल करता है। तो सोचिए 11% ही मार्केट टूटा है, जबकि इस कंपनी की जब हम लोगों ने देखा कि मार्केट में लगातार कुछ बड़ी हलचल बिकवाली खरीदारी का मौका मिलता है। और एक सवाल मैं अक्सर करता रहता हूं और एक सवाल एक समझने की जरूरत भी रखने की कोशिश कर, क्या इंडिया में जो FII और DII का गेम बाजी है, क्या वो रिटेलर के लिए भारी है? किसके लिए? जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ हम लोगों ने देखा कि FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो वहीं पे DII लगातार पैसे लगा रहे हैं। इसका भी एक डिटेल लेके आएंगे, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो क्या वही DII वही FI तो नहीं है? क्या वही FI इंडियन DI तो नहीं है? इस सवाल को लेकर के अगले चर्चा कुछ प्रूफ के साथ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ सामने मिलने की कोशिश करूंगा, और विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के हमेशा कहता हूं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। और हम कुछ ऐसे मार्केट से कुछ रिफाइन करते लेके आते हैं, कुछ सर्च करने की कोशिश करता हूं जहां पे एक मोमेंटल क्रिएट हो, और आज भी वहां पे एक हैप्पीनेस फीलिंग वाली चीज शामिल करता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।